आज का पहला टॉपिक है हमारा नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है, जैसे सपोज वाटर में कुछ रखा हुआ है, अब हम उसको देखेंगे तो वो वहीं पे दिखेगा जहाँ है, या अपनी हाइट से थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, उसकी लोकेशन थोड़ा बहुत शिफ्ट होगी। तो इसके लिए देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई कॉइन एक है, कॉइन एक वाटर, ये जैसे किसी पॉट में वाटर रखा हुआ है, उसके बिल्कुल बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ से देखना है बिल्कुल सीधा, यहाँ पे आइए। एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ से कोई रे जा रही होती है बाहर, तो जो रे पहली, जैसे ये रे सीधी जा रही है, एक ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ हमें तभी दिखता है जब वहाँ से रे आए। तो जो कॉइन से आई की तरफ रे जा रही है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, इस वाली रे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर दूसरी रे देखें, जो रे इस साइड यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं, तो यहाँ से अगर कोई भी रे बाहर जाएगी तो ये वाला मीडियम थोड़ा सा डेंसर है और बाहर वाला मीडियम क्या है, रेयर है। और हमने पढ़ा एक चीज़ कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग का रूल क्या है, डेंसर वाला एंगल थोड़ा कम होता है और रेयर वाला एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी जो रेयर मीडियम होगा उसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। इस चक्कर में ये वाली लाइन गौर से देखो, ये लाइन यहाँ पे आके कट कर रही है इसको। और कभी भी इमेज फॉर्म होने के लिए दो रेज जहाँ पे कट करती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, किसी पॉइंट से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ रेज होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज मतलब जहाँ पे भी मीट करे उस पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कॉइन यहाँ है नीचे, लेकिन कॉइन ये दिखेगा कहाँ, यहाँ पे। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ से जो रेज निकल रही है वो एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, हमारे इस आई के लिए ये रे यहाँ पे मीट कर रही है। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट हो जाए, दूसरी जगह पे दिखे, उसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। और ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसलिए जब भी तुम लोग कभी देखना वाटर में कोई जैसे पेंसिल डाल के देखना, तुम ऊपर से देखोगे पेंसिल थोड़ा सा बेंड दिखेगा। या नॉर्मल ये एक्सपेरिमेंट तो सबने किया होगा, कॉइन डाल के देखा होगा, कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो इन सब का रीज़न है नॉर्मल शिफ्ट। किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जैसे वो जो कॉइन रखा हुआ था, ठीक है, उसकी एक तो रियल डेप्थ थी कि कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है इसके बॉटम पे। अगर इस चीज़ का थिकनेस एल है, मान लो एल है पूरा, ये हाइट, कॉइन बॉटम पे रखा है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है एल। लेकिन अगर कॉइन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एल डैश, दैट इज एपरेंट डेप्थ। तो किसी भी चीज़ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि रियल डेप्थ कितनी है, एपरेंट डेप्थ कितनी है, तो सीधा एक स्केल लेकर जाओ, दोनों को मेजर करो और डिवाइड कर दो कि नॉर्मल शिफ्ट कितना है। अगर ये एपरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस बनता है, मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस बनता है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, सब अपनी कॉपी में लिखो, नॉर्मल शिफ्ट इट इज द डिफरेंस ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। और इनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो रियल डेप्थ हमारा है एल, लेकिन एपरेंट डेप्थ को हम लिख सकते हैं एल अपॉन म्यू। ध्यान से देखना उस फॉर्मूले को, म्यू क्या था, एल अपॉन एल डैश। ठीक है, तो शशांक अगर एल डैश ऊपर जाएगा तो म्यू नीचे जाएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे इसको, इक्वल्स टू एल वन माइनस वन बाई म्यू। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम कभी भी देखते हैं डायमंड इतना शाइन कर रहा होता है, उसका रीज़न यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड के अंदर जितनी भी लाइट जाती है वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो इस फिनोमेना को समझते हैं कि होता कैसे है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, लेकिन एक स्पेशल केस के साथ। जैसे मान लो
रे एक मीडियम से दूसरे में जा रही है और ये वाला मीडियम थोड़ा डेंसर है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा बाहर वाले मीडियम में उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनेगा। ठीक है, ये रूल होता है कि डेंसर से रेयर में जा रहे हो तो एंगल बढ़ेगा। पर कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल इतना बढ़ जाए कि 90 डिग्री आ जाए। ये एंगल आई था हमारा, ये वाला एंगल आर है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ये आर पूरा 90 हो जाए, तो किसी भी आई वाले एंगल पे, मतलब जब हम आई को इतना बढ़ा दें कि रिफ्लेक्शन वाला एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल में एक छोटा सा फॉर्मूला भी आ जाएगा, उस फॉर्मूले को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल समझो TIR क्या होता है। तो देखो, अगर ये वाला एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हम थोड़ा भी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा R90। अगर हमने ये एंगल क्रिटिकल से थोड़ा सा भी बढ़ाया, मान लो ये I इज़ ग्रेटर देन I क्रिटिकल, तब ये वाली रे किधर आएगी? ये वाली रे इसी मीडियम में आ जाएगी। यानी अब तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, रे एक मीडियम से दूसरे में जा रही थी, पर यहाँ पे उसकी मैक्सिमम लिमिट पहुँच गई क्रिटिकल वाले पे। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो लाइट उस मीडियम में जाएगी ही नहीं, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इसी टॉपिक को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कभी भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी भी मीडियम के क्रिटिकल एंगल में और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। जैसे देखो, अभी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या थी? जब रे एक मीडियम से दूसरे में जाए, यहाँ पे आई क्रिटिकल है, ये वाला मीडियम थोड़ा सा डेंसर है, और यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है साइन आई बाई साइन आर, ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है म्यू। लेकिन म्यू कौन सा? अगर लाइट 1 मीडियम से 2 में जा रही है, हमेशा याद रखना ये चीज़, 1 से 2 में जा रही है तो यहाँ पे म्यू 2 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर रे 1 से 2 में जा रही है तो साइन आई बाई साइन आर होता है म्यू 2 1, मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो बाहर वाला जो मीडियम है वो एक्चुअली हमने एयर लेट किया हुआ है, तो उसको हम 1 ले लेंगे, मतलब उसका म्यू जो भी आएगा वो 1 होगा। और नीचे वाले का जो म्यू 1 है मतलब हमारा, उसको हम सिर्फ म्यू लिखेंगे। अगेन यहाँ पे देखो, आई की जगह पे हम लिखेंगे आई क्रिटिकल, आर की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया, म्यू 2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। और पहला मीडियम, तो पहला मीडियम जो है एक्चुअली उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, इसलिए हम उसको म्यू लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर म्यू को ऊपर ले जाओ। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन साइन आई क्रिटिकल। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू एंड क्रिटिकल एंगल। अगर किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल तुम्हें पता है तो म्यू निकाल सकते हो, म्यू पता है तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास? तो इससे इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, डायमंड का जो होता है क्रिटिकल एंगल वो 24 डिग्री होता है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज अप्रॉक्स 24 डिग्री। और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, किसी भी दूसरे मीडियम का उतना नहीं होता। तो 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होता है, तो ये पूरा नोट कर लो अच्छे से। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ TIR। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है हमारा मिराज। मिराज होता है जैसे डेजर्ट्स में कभी कोई गया हो तो हमें दूर से दिखता है कि कहीं पे पानी है, बहुत सारा पानी है, हमें रिफ्लेक्शंस दिखती है चीज़ों की,
और जब हम वहाँ दौड़ के जाते हैं, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो कहीं भी वाटर नहीं दिखता। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग को देखने के लिए डेजर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी क्या करना, जैसे जो हाईवे वाला रोड होता है, ठीक है, या फिर जो भी रोड है, कभी समर में बहुत ज़्यादा धूप हो उस टाइम पे, तो रोड पे खड़े हो जाना सीधे, और दूर तक देखना, तुम्हें चीज़ों की रिफ्लेक्शन दिखेगी। अगर कोई सामने से कार आ रही है उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी रोड पे बीच बीच में। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि बीच में कोई मिरर रखा है या फिर बीच में कहीं पे वाटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका रीज़न है ये मिराज, यानी उसका रीज़न क्या है हमारा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कैसे होता है वो समझो। ग्राउंड के पास की जो एयर होती है वो होती है हॉट एयर, और हॉट एयर थोड़ी सी रेयर होती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। और जो ग्राउंड के लेवल से जस्ट ऊपर वाली एयर होती है वो होती है कोल्ड, और वो डेंसर होती है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रे को, जो लाइट रे है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आना है, वो मीडियम चेंज कर रहा है। ठीक है, डेंसर टू रेयर। इस वजह से क्या होगा, उसका TIR हो जाता है। बहुत दूर से देखने पे, पास में जाके देखोगे तो TIR नहीं होता है। ठीक है, TIR देखने के लिए दूर से देखना पड़ता है। तो जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो ये जो रे आ रही है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट हो हमें उसका इमेज दिखता है, और हमें ऐसा इल्यूज़न होता है कि वहाँ पे वाटर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस टॉपिक को पहले इसकी ड्राइंग बना लो, फिर मैं लिखवाता हूँ डेफिनेशन। मिराज के बारे में पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन डेजर्ट्स द ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन्वर्टेड। इन डेजर्ट्स द ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन्वर्टेड and the observer gets the impression of pond of water. This is called mirage. नेक्स्ट फिनोमेना था हमारा TIR पे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड के बारे में क्या बताया तुम लोगों को, उसका क्रिटिकल एंगल है 24.4 डिग्री। तो एक्चुअली क्या होता है, उसके क्रिटिकल एंगल की वजह से कोई भी रे एक बार डायमंड में एंटर करे, कोई बाहर से कोई लाइट रे अगर डायमंड में एंटर कर रही है तो उस पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और उसकी वजह से डायमंड में ब्रिलियंस आता है, यानी डायमंड इतना ज़्यादा